नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो सुबह के अब बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता होगा कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारा सेवक और पायलट बैच में यूपी यूपी नहीं, याद आ रही है, हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है, जैसे कि आप बाकी दिनों से करते भी चल रहे हैं। चलो तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे, फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। पूजा कुमारी हमारे साथ हैं, हेलो सर जी, चलो बहुत बढ़िया। संगम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलो जी के। अमन यादव भी हैं, निखिल कुमार हैं, सतवीर कुमार जी, ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो प्रेम सागर, तो सभी जुड़ते भी हुए। और मित्रों जल्दी से जुड़ जाया करो, क्योंकि फिर 2-1 मिनट जो है क्लास वैसे लेट हो जाती है। यदि आप जल्दी से जुड़ जाएंगे तो क्लास हमारी टाइम से भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो आशा करूंगा कि आप सभी के सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। सभी की जो है गुड मॉर्निंग हाथ जोड़कर स्वीकार है। तो इसी के साथ मित्रों मैं अपने इस सेशन को स्टार्ट करने वाला हूं। वैदिक सभ्यता हमारे आज पार्ट 3 है, वैसे आज खत्म तो हो जाएगा। वैदिक सिविलाइजेशन। मित्रों यहाँ से क्वेश्चन हमारा निश्चित तौर पर पूछा जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा है। कल जो चलेगा, कल तो शायद संडे है, तो फिर आपका बुद्ध धर्म जैन धर्म हो जाएगा, फिर महाजनपद, और इस तरीके से हम चलेंगे क्रम वाइज बढ़िया तरीके से। उस हिसाब से पढ़ते चलेंगे कि बाकी परीक्षाओं में हमें यदि देखना पड़े तो केशपाल सर की हिस्ट्री के नोट्स पढ़ लो और उससे ही काम हो जाएगा। तो उसी तरह से पढ़ते चलेंगे, बस आपका सहयोग और आपका साथ बना रहे बढ़िया तरीके से। चलो तो सभी जो है जुड़ भी चुके हैं मेरे प्यारों। कल जो चल रहे थे हमारे वेद चल रहे थे, और वेद मैंने कराए हैं बढ़िया तरीके से। और आपके जो हो गए हैं सर, शायद 3 वेद हो गए। ऋग्वेद हो गया, ठीक है, सामवेद हो गया और यजुर्वेद हो गया। रह कौन सा गया? तो शायद चौथा जो वेद था अथर्ववेद, वो नहीं हुआ होगा। एक बार मुझे बता दो, हो गया या नहीं हुआ? ठीक है ना, तो शायद कौन सा वेद ना हुआ? तो सर जी अथर्व वेद नहीं हुआ। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देनी है। कौन सा वेद ना हुआ? तो मेरे प्यारो अथर्व वेद मतलब कि ना हुआ होगा। ठीक है, चलो। यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद ना हुआ होगा। मेरे प्यारो यदि मैं अथर्ववेद की बात करूंगा तो इसे जो है ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। इसे कौन सा ब्रह्म वेद के नाम से भी अब पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है? तो अथर्ववेद को कहा जाता है। और यदि मैं बात करूं अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। सभी को पता होगा अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपत होंगे, और इसी वेद में मेरे प्यारो जादू टोना, वशीकरण, औषधि और जी के भूत प्रेत सारी चीजें आपने देखे होंगे। जब हम जाते हैं रोड के किनारे एक तंबू सा लगाए रखे हैं, उस पे वशीकरण वाले मिले, भूत प्रेत छुटकारा, सौतन से छुटकारा, इस तरीके से दुनिया भर के वो रखे हैं ना। तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ जैसे जो है ली गई हैं। तो मैं चलूं, बात क्या होगी अथर्ववेद को मेरे प्यारों क्या कहा जाता है, तो हम लिखते चलेंगे बढ़िया तरीके से। तो सर जी अथर्ववेद को इस तरीके से छाप देना है आपको। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कौन सा? तो इस तरीके से लिखना है सर जी, ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ब्रह्मवेद की बात करूं तो मैं लिख दूंगा श्रेष्ठ वेद, इस तरीके से भी लिख देंगे। श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। भी क्या होता है? तो सर हम बताएंगे, भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है अथर्वा ऋषि के नाम पर। कौन से ऋषि की बात होगी? तो मैं यहां लिखूं अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। तो इस पॉइंट को भी आप लिख देंगे सर जी। अथर्वा कौन से हैं? तो हम बताएंगे सर अथर्वा ऋषि के नाम पर, अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम, नाम पर इस वेद का नाम, ठीक है ना, किसका?
इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद का नाम तो हम लिखेंगे सर जी, नाम क्या पड़ा है, अथर्ववेद पड़ा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन छाप देना है, वेद पड़ा। आता है क्वेश्चन, जब आएगा तो निश्चित तौर पर आप बताएंगे इसे कौन सा ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है तो हमें बताना होगा। अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन है, गोपथ जो ऐसे मतलब पढ़ता है, इस तरीके से यदि मैं बोलूं तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण इस तरीके से आपको लिख देना है, और छोटा सा ही तो क्वेश्चन आएगा, अथर्ववेद का क्या होगा सर जी, तो हमें बताना है मेरे प्यारो, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो क्या है, इस तरीके से लिख देना है सर जी, गोपथ। और गोपथ कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, गोपथ आप लिख देंगे। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, चलो यदि मैं अथर्ववेद की बात करूंगा तो यही लिख देंगे वशीकरण। वशीकरण कौन सी करण की बात होगी, क्वेश्चन आता है, वशीकरण होगा सर जी। चलो और क्या है, जादू टोना आपने पढ़ा होगा, जादू टोना। चलो जादू टोना हो गया। और क्या है सर जी, भूत प्रेत। भूत प्रेत इस तरीके से लिख देना है, भूत प्रेत। वे औषधियां, ठीक है ना, इसी तरीके से लिख देंगे सर जी, वे क्या होगा, औषधियां। तो ये इनका जो है, इनका जो वर्णन है या इनके बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है, तो अथर्ववेद से मिलती है। जादू टोना होगा, क्या होगा सर जी, भूत प्रेत होगा, वशीकरण, औषधि वगैरह की जो जानकारी हमें किस में मिलती है, अथर्ववेद में मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन पूछा गया, अथर्ववेद में एक कुरु कि राजा थे, राजा का नाम था परीक्षित महाराज, या परीक्षित ही मैं बोलूंगा, उनका उल्लेख मिलता है। और काशी का भी सर्वप्रथम उल्लेख किस में किया गया है या किस में मिलता है, तो हम बताएंगे सर अथर्ववेद में मिलता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, तो हमें बताना है कहाँ के राजा होंगे, तो सर जी अथर्ववेद में, इस तरीके से लिख देना है, अथर्ववेद में कुरु के राजा। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और जब आएगा तो आपको बताना होगा सर जी, अथर्ववेद में कौन से वेद की बात होगी मेरे प्यारो, अथर्ववेद में कहाँ के राजा हैं, कुरु के राजा होंगे। ठीक है ना, कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, किसका, तो सर जी परीक्षित, इस तरीके से लिख देना है, जो है परीक्षित का, परीक्षित का उल्लेख मिलता है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ऐसी तो आएगा कि किस वेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, तब हमें बताना होगा सर जी, वो तो कुरु के राजा हैं और परीक्षित उनका नाम है, जिनका अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता भी बताया गया है। आता है क्वेश्चन, मृत्यु लोक का देवता किसे बताया गया है, तो परीक्षित को बताया गया है। और ये कहाँ के राजा थे सर जी, कुरु के राजा थे। ठीक है, चलो काशी का प्राचीनतम उल्लेख भी किसमें है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। सर जी किसकी बात होगी, तो मैं लिख दूंगा काशी का प्राचीनतम उल्लेख। जब मैं देखूं सर जी काशी का जो प्राचीनतम उल्लेख है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, काशी का प्राचीनतम उल्लेख सर, उल्लेख, ठीक है ना, अथर्ववेद में मिलता है। कौन से वेद में, तो ये भी आप नोट कर देंगे, अथर्ववेद में मिलता है। यदि क्वेश्चन आएगा तो निश्चित तौर पर आपको बताना होगा, तो मिलता है किसकी, किसकी बात आई है सर, काशी की बात आई है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख किस में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद के उपवेद का नाम क्या है, तो मैं बताऊंगा शिल्पवेद। ये भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। उपवेद यदि मैं यहां लिखूं सर जी, उपवेद आप करेंगे तो उपवेद का नाम होगा शिल्पवेद। यजुर्वेद, गंधर्व वेद मैंने करवाए होंगे, तो ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। कोडिंग डिकोडिंग में आएगा, 4 वेद ऐसे लिखे होंगे और उनके उपवेद इधर होंगे, और वो मैचिंग वाले आते हैं ना, तो इस तरीके का क्वेश्चन यहां से हमसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, कह रहे हैं सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है भाई, आ रही होगी, इस तरीके से ना है, ठीक है ना, आवाज आ रही होगी, इस तरीके से ना करेंगे, बढ़िया तरीके से आवाज मेरी चल रही है। तो बात तो होगी सर जी किसकी बात है, तो अथर्ववेद की बात है। अथर्ववेद का उपवेद क्या होगा, तो मैं आपको बताऊंगा सर जी शिल्पवेद होगा। आ रही है बात समझ में, चलो तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं इसी के साथ। ठीक है, चलो
अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो पुरोहित है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि अथर्ववेद के जो मंत्र हैं, कौन सी वेद की बात है? जब मैं अथर्ववेद पढ़ूं तो मुझे मंत्री तो दिखाई देंगे। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्म आप बता देंगे सर जी। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, जब आएगा तो आपको बताना होगा अथर्ववेद के, ऐसा ही तो क्वेश्चन होगा, और जब होगा तो आपको निश्चित तौर पर बताना होगा अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले, मंत्रों का क्या करने की बात है सर जी? मंत्रों का उच्चारण करने वाले, ठीक है ना, उच्चारण दो चय है ये, अब सही लिख दो कभी, उच्चारण ये लिखना है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने करने वाले, ठीक है ना, करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? करने वाले पुरोहित को मेरे प्यारो, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन, पुरोहित को, ठीक है ना, ब्रह्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर जी? तो आप बताएंगे, इस तरीके से लिख देना है ब्रह्म, ठीक है, कहा जाता है, कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आएगा तो निश्चित तौर पर आपको बताना है। क्या आ जाए कि अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो हम बताएंगे सर जी ब्रह्म कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है और निश्चित तौर पर आपको कर देना है, ठीक है ना। चलो, यदि मैं बात देखूं, एक है अथर्ववेद में एक सभा है और एक समिति है, ठीक है ना। अथर्ववेद में सभा और समिति होती है ना, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ये आपको बताना है सर जी अथर्ववेद में किसकी बात होगी? अथर्ववेद में, ये लिख देना है, क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर इसे भी बताएंगे। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को, सभा होगी और क्या है? सभा एवं सर जी समिति को, सभा एवं किसकी बात होगी? तो हम बताएंगे सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किसकी? समिति को प्रजापति की, ये लिखेंगे प्रजापति की, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। आता है क्वेश्चन, ठीक है ना, कितनी पुत्रियों की बात होगी सर जी? दो पुत्रियां कहा गया है, तो ये भी आप नोट कर देंगे। आज की सभा एवं समिति को किसकी पुत्री कहा गया है? तो हम बताएंगे सर जी प्रजापति की, और किसमें? अथर्ववेद में, ठीक है। ये आता है क्वेश्चन तो आपको बताना है, ठीक है ना। तो अथर्ववेद में सभा होत्र होगा और ऋग्वेद में होगा, ठीक है ना। पूछ रहे हैं, ठीक है ना, बाल मुकुंद जो है मिश्रा जी, वो ऋग्वेद में होत्र होगा। तो आज है कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को किसकी? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। सर जी उपवेद पूछा जाएगा, शिल्प वेद। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, और अथर्ववेद का ब्राह्मण यदि मुझसे पूछा जाएगा गोपथ। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है कि, और इसका नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद पड़ा। वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत व औषधियां किसमें होंगी? तो हम बताएंगे सर जी ये तो अथर्ववेद में होंगी। आ रही है बात समझ में? आ रही है ना बात समझ में? तो एक बार जल्दी से मुझे थंब का निशान लगाकर बताएंगे कि सर जी हाँ ये पॉइंट मेरा तो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, ये पॉइंट मेरा कंप्लीट है, अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलो, तो ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से, यहां तक पॉइंट आपके कंप्लीट है। चलो, अब इसी के साथ मैं आपको हेडिंग डालूंगा उपनिषद। वेद हमारे कंप्लीट हो गए, अब डाल देना है आपको उपनिषद। क्या डालेंगे सर जी? उपनिषद। उप माने क्या होता है? समीप, और निषद माने होता है बैठना। समीप बैठकर, किसके? गुरु के, गुरु के समीप बैठकर जो शिष्य और या गुरु ज्ञान की जो चर्चाएं करते थे, उसे क्या बोला गया है सर जी? उपनिषद बोला गया है। आता है क्वेश्चन, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ यदि मैं बोलूं या इसका अर्थ क्या है, तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की चर्चाएं करना, वो क्या कहलाया सर जी? उपनिषद कहलाया। क्या कहलाया है? उपनिषद कहलाया है। अब यदि मैं आपसे बात करूंगा उपनिषदों की टोटल जो संख्या है,
कुल ठीक है ना, टोटल नंबर यदि मुझसे पूछे जाएंगे तो मैं बताऊंगा सर जी टोटल नंबर तो आप 108 कर देना। ठीक है, आता है उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। ये नंबर हमसे पूछे जाते हैं। गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान की चर्चाएं की जाती थी उसे उपनिषद कहा गया है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा उपनिषदों की टोटल संख्या कितनी है सर जी, तो हम बताएंगे 108। इस तरीके से कर देंगे, यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे। ठीक है, चलो मेरे प्यारो, उपनिषद को भारतीय दर्शन का, कौन सी दर्शन की बात है, भारतीय दर्शन का स्रोत या जनक भी कहा जाता है। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आता है और जब आएगा तो आपको बताना है। ठीक है ना, उपनिषदों को किसकी बात होगी सर जी, तो आपको बताना है उपनिषदों को, ये लिख देना है उपनिषदों को भारतीय दर्शन। उपनिषदों को किसकी बात है सर जी, भारतीय दर्शन। कौन सी दर्शन की बात होगी, तो हम बताएंगे भारतीय दर्शन का स्रोत लिखना है सभी को। भारतीय दर्शन का क्या बोलेंगे सर जी, भारतीय दर्शन का स्रोत या पिता या जनक मैं बोल दूं, भारतीय दर्शन का स्रोत या जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। आज है कि भारतीय दर्शन का जो दर्शन शास्त्र है ना, उसका जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे सर जी उपनिषदों को कहा जाता है। और उपनिषदों की टोटल नंबर कितने होंगे, तो 108 होंगे, 108। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। ठीक है, अब उपनिषदों की मैं बात करूं, मुंडकोपनिषद जन कितनी बार पूछा गया है, बृहदारण्य उपनिषद, कठोपनिषद, ये क्वेश्चन वो हैं जो हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहली बात, नंबर कितने होंगे, 108। भारतीय दर्शन का स्रोत किसे कहा जाता है, उपनिषदों को कहा जाता है। अब दूसरी बात होगी मेरे प्यारो, एक बृहदारण्यकोपनिषद है जिसमें अश्वमेघ की चर्चा की गई है, वर्णन किया गया है। आज की अश्वमेघ कौन सा मेघ है मेरे प्यारो, अश्वमेघ। अब मैं बात करूं रामायण काल की, तो जो है भगवान रामचंद्र जी ने भी अश्वमेघ किया था। और अश्वमेघ का मतलब था जो घोड़ा होता था ना, उसके गले में एक घंटी और जो है मतलब कि सूचनाएं टांग दी जाती थी। और जो घोड़े को जिस भी मतलब जहां भी जाता था, जो भी राजा उसे पकड़ता है तो उसका मतलब युद्ध होना निश्चित होता था। ठीक है ना, तो वह शक्तिशाली राजा देखा जाता था। और जो है पता भी होगा जो रामायण में अश्वमेघ यज्ञ हुआ है, राम के जो घोड़े को रोका है लव कुश ने, और युद्ध होता भी है लव कुश के मध्य है, तो आपको पता भी होगा। ठीक है, चलो तो एक होगा सर जी बृहदारण्य। ठीक है ना, बृहदारण्य को बृहदारण्यकोपनिषद इस तरीके से लिखेंगे, उपनिषद ये लिख देना है। ठीक है, कौन सा उपनिषद होगा सर जी, तो हम बताएंगे बृहदारण्यकोपनिषद। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, में अश्वमेघ यज्ञ की विवेचना की गई है। बृहदारण्यकोपनिषद में कौन से, तो हम बताएंगे अश्वमेघ। इस तरीके से अश्व माने क्या हो गया, घोड़ा। अश्वमेघ यज्ञ की विवेचना, यज्ञ की क्या की गई है सर जी, विवेचना की गई है। तो यदि मुझसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन आएगा कि उपनिषद कौन से उपनिषद में अश्वमेघ यज्ञ की विवेचना की गई है, तो आप बताएंगे सर जी बृहदारण्यकोपनिषद में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है अश्वमेघ यज्ञ की विवेचना कौन से, इन 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है बृहदारण्यकोपनिषद, जिसमें अश्वमेघ यज्ञ की विवेचना की गई है। ये पॉइंट आपको कर देना है कंप्लीट। चलो जी, एक होता है मेरे प्यारो कठोपनिषद, किसकी बात होगी, तो सर जी एक होगा कठोपनिषद। ये वो उपनिषद है जो परीक्षा में हमसे पूछे जाते हैं, और इसलिए ये आपको नोट कर देने हैं। कठोपनिषद कौन सा उपनिषद होगा सर, कठोपनिषद। अब इसमें यम और नचिकेत के संवाद का वर्णन किया गया है। आपको बताना है सर जी कठोपनिषद में क्या है, तो हम बताएंगे ये वो हैं जो पूछे जाते हैं, यम वे। ठीक है, यम वे क्या होगा सर जी, नचिकेत इस तरीके से लिखना है, या नचिकेता कहीं कहीं आ जाता है, नचिकेत का वर्ण, नचिकेत के संवाद का वर्णन है।
किसके वर्णन की बात होगी मेरे प्यारो? इन दोनों के मध्य है नचिकेता, ठीक है, और यम, दोनों के मध्य है संवाद का वर्णन किया गया है। और किस में है सर जी वर्णन है? तो आप बताएंगे कठोपनिषद में। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे, ठीक है। अब एक है, आपने पढ़ा होगा भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य, नाम क्या होगा? सत्यमेव जयते। जन कितनी बार पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो तो लिखना है। भारत का आदर्श वाक्य मेरे प्यारो, कौन से वाक्य की बात होगी? तो मैं लिखूं यहां पर सर जी, भारत का आदर्श वाक्य, भारत का कौन सा है आदर्श वाक्य? ये आपने पढ़ा भी होगा, आदर्श वाक्य, और वाक्य का नाम क्या होगा? सत्यमेव जयते, ठीक है। कौन सा सर जी? हम बताएंगे सत्यमेव जयते, इस तरीके से लिखना है। ये कहां से लिया गया सत्यमेव जयते? मुझे बताएगा कोई कि भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से उल्लेखित किया गया है? तो मुंडकोपनिषद। जन कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बताएंगे सत्यमेव जयते सर जी मुंडको उपनिषद, ठीक है ना। मुंडको, अंकी बिंदी लगा दो सा, मुंडको, ठीक है ना, मुंडकोपनिषद, इस तरीके से आप लिखेंगे बढ़िया तरीके से। और ये तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो मैं वही क्वेश्चन सेलेक्टेड करा रहा हूं जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो हम बताएंगे क्या? तो आपको बताना है ठीक है ना, भारत का जो आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते वो कहां से जो उल्लिखित है? तो मुंडकोपनिषद से है। कठोपनिषद में यम व नचिकेता के संवाद का वर्णन मुझे देखने को मिलेगा। बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना, और उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत या जनक भी कहा जाता है। और इनकी संख्या टोटल कितनी होगी? 108। और गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान अर्जित व ज्ञान की चर्चाएं की जाती थी उसे हम उपनिषद बोलेंगे। ये क्वेश्चन होगा बढ़िया तरीके से। अब मुझे एक बार उपनिषद के बारे में बताएंगे कि सर जी हाँ ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो भाई ये कंप्लीट है, हाँ सही है जी, कंप्लीट है। तो आगे चलो, एक होता है वेदांग, एक क्या होता है मेरे प्यारो? तो मैं लिख दूंगा वेदांग। अब वेदांग भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। वेदों की सहायक विद्याएं क्या कहलाती है? वेदांग। मतलब कि वेद जो है ना, उनकी जो सहायक विद्या हैं वे क्या कहलाती हैं? वेदांग। यदि मैं वेदांग के अर्थ की बात करूं तो आपको बताना है सर वेदांग का अर्थ क्या है? तो हम बताएंगे वेदांग का अर्थ है वेदों की सहायक विद्याएं। किसकी? तो सर आप बताएंगे वेदों की सहायक विद्या। इस तरीके से आपको लिखना है। वेदों की कैसी विद्या की बात होगी तो आपको बताना है वेदों की सहायक विद्या। ये नोट कर देंगे। सहायक विद्या क्या कहलाती है? वेदांग कहलाती है। वेदों को समझने व सुक्तियों के उच्चारण के लिए जो वेद है ना, वेद, वेदों को समझने और उनकी जो सुक्तें हैं, सुक्तियों को पढ़ने के लिए वेदांग की जो है रचना की गई है। किसकी रचना की गई है? अब क्वेश्चन आता है वेदांग की रचना क्यों की गई है? तो हम बता देंगे ये वेदों की तो सहायक विद्या है। तो कहने का मतलब होगा वेदों को समझने और उनकी सुक्तियों को पढ़ने के लिए वेदांग की रचना की गई है। ये क्वेश्चन, और जिसका शाब्दिक अर्थ होगा वेदों की सहायक विद्या। किसका? वेदांग का। वेदांग की संख्या पूछी गई सर जी, नंबर कितने हैं? कोई मुझे बताएगा वेदांग की संख्या? कौन पहले बताएगा वेदांग की संख्या? चलो ये तो आपको ही बताना है वेदांग की संख्या। सर हम बताएंगे। तो एक तो होगा शिक्षा, ये आप ही को बताना है वेदांग की संख्या। अभी देखूंगा आपकी तरफ, ठीक है ना। व्याकरण होगा सर जी, दूसरा क्या होगा? व्याकरण होगा, इस तरीके से लिखना है। तीसरा क्या होगा सर? छंद कर देना है। चलो छंद। चौथा यदि मुझसे पूछा जाएगा कल्प सूत्र, कौन सा सूत्र होगा सर जी? कल्प सूत्र, इस तरीके से करेंगे। पांचवा आप ही को बताना है निरुक्त, ऐसे बताना है क्या? निरुक्त बताएंगे। और छठे नंबर का होगा सर जी ज्योतिष, ठीक है। तो वेदांगों की संख्या होगी 6 होगी, तो ये आपको याद भी करना है। अब 6 कौन कौन से हैं? तो पहले तो मैं यहाँ 6 लिख दूंगा। अब 6 कौन कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्पसूत्र, निरुक्त, ज्योतिष। तो क्या होगा सर जी? शिक्षा होगा, व्याकरण होगा,
छंद होगा, कल्पसूत्र होगा, निरुक्त होगा और आपका ज्योतिष होगा। तो आप बताएंगे सर वेदों की सहायक विद्या किसे बोला गया है? वेदांग को। वेदों को पढ़ने और समझने, कहने का मतलब क्या होगा? जो वेद है ना, वेदों को समझने व सुक्तियों के उच्चारण के लिए यदि मैं बोलूं, वेदांगों की रचना की, जिनकी संख्या कई बार पूछा गया है, संख्या कितनी होती है? 8 ना होती। राज यादव जी 6 बताएंगे, ठीक है ना? कितनी होती है सर? 6 आपको बता देना है। कौन कौन सी? शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्पसूत्र, निरुक्त, ज्योतिषी आप बताएंगे। और संस्कार की संख्या यदि मुझसे पूछी जाएगी तो संस्कार की संख्या होती है 16। यही यही लिख दूंगा, ठीक है ना? यही लिख देना है संस्कार, यदि पूछा जाएगा संस्कार, ठीक है ना? संस्कार की जो संख्या है, संस्कार कितने होते हैं सर जी? 16। वो संस्कार सिखाएंगे। वैसे तो आप सीखे हुए हैं तो आप 16 कर देना है। तो ये होंगे भाई साहब आपके जो मतलब कि वेद हो गए, वेदांग हो गए, ठीक है ना? उपनिषद हो गए, ये जो परीक्षा में हमसे पूछे जाते हैं, जो हमसे परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, वे होंगे और इन्हें हम करेंगे भी, ठीक है ना? अब इसी के साथ आपको करना है उत्तर वैदिक काल, ठीक है? कौन सी काल की तरफ मैं चलूंगा? आज्ञा है तो आगे बढ़ जाएंगे। उत्तर वैदिक काल, और इसे भी ये छोटा सा पार्ट है। उत्तर वैदिक काल, कौन सी काल की बात होगी मेरे प्यारो? तो हम बताएंगे उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना? तो उत्तर वैदिक मैंने लिखवाया होगा। लेटर वैदिक, ठीक है ना? पीरियड यदि मैं बोलूंगा, क्या होगा सर जी? लेटर वैदिक पीरियड, जिसके समय की बात होगी तो 1000 बीसी से, मतलब कि 1000 ईसा पूर्व से। और मेरे प्यारो यदि मैं बात करूंगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ये काल चला है। कौन सा काल होगा? उत्तर वैदिक काल होगा। इसमें भी पॉइंट आपको समझने हैं। ऋग्वेदिक काल होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और इसी के साथ मैंने बताया ना, वैदिक सभ्यता में 2 पीरियड आए हैं, एक ऋग्वेदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल में मैंने बता दिया आपको। और अब जो नंबर होगा वो किसका होगा? उत्तर वैदिक काल का। कौन सी काल की? उत्तर वैदिक काल। यदि मित्रों मैं ऋग्वेदिक काल के, जो ऋग्वेदिक काल है, अब इसमें भी आर्य हैं और इसमें भी आर्य हैं, उनके रहने की केंद्र की बात करूं तो पंजाब उस समय उसे सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जब जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल का आया है और इसने अपना विकास स्टार्ट किया है, तो ये कुरुक्षेत्र से लेकर गंगा यमुना के जो 2 आब क्षेत्र है उस तक फैल गया उत्तर वैदिक काल। सप्त सिंधु प्रदेश तो है ही है, अब आ कहां तक गए हैं? कुरुक्षेत्र और जी के आपकी गंगा यमुना का 2 आब जो क्षेत्र है, उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है, ऋग्वेदिक काल में भी आर्य ही है, ठीक है ना? इनका विस्तार हो गया। और उस समय की यदि मैं बात करूं तो उत्तर वैदिक काल में कुरु और पांचाल इस सभ्यता की धुरी कहा जाते थे। धुरी मतलब केंद्र बिंदु एकदम, जिसे मैं बोलूंगा, ठीक है ना? कौन सा? कुरु एवं पांचाल उत्तर वैदिक काल की क्या मतलब कि धुरी कहे जाते थे, ठीक है? ये आपको पॉइंट समझना है। वो यदि मैं ऋग्वेदिक काल की बात करूंगा, जो सभ्यता का जो केंद्र था पंजाब में सप्त सिंधु प्रदेश जिसे पहले बोला जाता था, ये कुरुक्षेत्र तक आ गए। और गंगा यमुना का 2 आब क्षेत्र है, वहां तक जो है इनका विस्तार हो गया। क्या हो गया? उत्तर वैदिक काल में आर्यों के विस्तार की बात है। कुरु एवं पांचाल को आर्य संस्कृति की धुरी भी कहा जाता था। तो पहला पॉइंट तो यही है, कुरु व पांचाल को मेरे प्यारों ये पॉइंट लिख देना है। कुरु व किसको? पांचाल को। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। कुरु व पांचाल को आर्य संस्कृति की क्या कहा जाता था? धुरी। धुरी मतलब कि केंद्र बिंदु। तो कुरु व पांचाल को, ठीक है ना? क्या किसकी बात होगी सर? आर्य संस्कृति की। कौन सी संस्कृति की बात है? जो आर्य के कल्चर है, आर्य संस्कृति की धुरी कहा जाता था। तो आपको लिख देना है क्या कहा जाता था मेरे लाडलो? तो हम बताएंगे सर जी धुरी कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा, आएगा तो निश्चित तौर पर आपको बताना होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, आएगा तो हम बताएंगे भी सर जी, ठीक है? चलो भाई, धुरी केंद्र कहा जाता है किसे? कुरु व पांचाल को। उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था आपको इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। हेडिंग डाल देंगे उत्तर वैदिक। कौन सी वैदिक की बात है सर? उत्तर वैदिक सामाजिक व्यवस्था।
कौन सी व्यवस्था होगी, तो हम यहाँ बताएंगे सामाजिक, ठीक है ना, सामाजिक उत्तर वैदिक सामाजिक जो है व्यवस्था, आपको हेडिंग डाल देनी है बढ़िया तरीके से, उत्तर वैदिक जो सामाजिक व्यवस्था है ये आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है, नोट भी करते चलेंगे साथ के साथ। मेरे प्यारो, यदि मैं ऋग्वेद काल की बात करूंगा, उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। वर्ण व्यवस्था, जन्म, अब जैसे किसी बच्चे ने जन्म ले लिया तो आज तो वो उसी जाति का निश्चित हो गया, उसी वर्ण का हो गया। लेकिन ऋग्वेद काल में जो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की मैं बात करूंगा, वो कैसी थी सर जी? जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। कर्म के अकॉर्डिंग उसका वर्ण डिसाइड किया जाता था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हुआ तो मेरे प्यारो वर्ण व्यवस्था स्थायी हो गई और जन्म आधारित न हो, हाँ, जन्म आधारित न होकर, ठीक है ना, कैसी हो गई है, कर्म आधारित होगी। हाँ, कर्म आधारित ही तो होगी। अब जैसे सपोज करो, माना कि कोई ब्राह्मण है तो वो कर्म के अकॉर्डिंग ब्राह्मण ही रहेगा, कोई क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय ही रहेगा। इस तरीके से स्थायी हो गई है वर्ण व्यवस्था, ठीक है ना। तो पहली बात तो उत्तर वैदिक काल की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या है, वर्ण व्यवस्था मतलब कि स्थायी जीवन शुरू हुआ था। यदि मैं बात करूं स्थायी जीवन, ये इसमें क्या है सर जी, स्थायी जीवन शुरू हुआ, पहली बात तो ये होगी। कैसा जीवन शुरू हुआ है सर जी, स्थायी जीवन शुरू हुआ, पहली बात तो ये होगी। हुआ कौन सी में, मतलब कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई है, ठीक है ना, और उसमें कर्म आधारित थी, ठीक है। तो इसमें ये और पॉइंट लिखेंगे सर जी, वर्ण व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था की बात होगी, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित। वर्ण व्यवस्था कैसी आधारित होगी सर जी, जन्म आधारित, ठीक है ना। अब मतलब कि जन्म के अकॉर्डिंग ही किस कुल में बच्चा जन्म ले रहा है, तो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, कौन से काल में, तो उत्तर वैदिक काल में। जबकि ऋग्वेदिक काल में जन्म व्यवस्था नहीं थी, जन्म से नहीं थी, वो कर्म के अकॉर्डिंग थी। लेकिन यहाँ पर वर्ण व्यवस्था कैसी होगी सर जी, जन्म आधारित जो है हो गई। और वर्ण व्यवस्था की मैं बात करूंगा, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आपको पता होगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है ना। हो गई, तो कौन कौन से होंगे, तो सभी को पता है सर जी, ये तो आपने कल भी लिखवा दिया था, ब्राह्मण होंगे, ठीक है जी। इसी के साथ सर क्षत्रिय, ठीक है, ठीक है, इसी के साथ क्या होगा, वैश्य। वैश्य आपको करना है, अंकी बिंदी हटा देना इसे, ठीक है ना, वैश्य, चलो मैं ही मिटा दूंगा, चलो ठीक है। और क्या होगा सर जी, शूद्र। इस तरीके से आ रही है बात समझ में ना। अब जन्म आधारित है, ऋग्वेद में कैसी थी, कर्म आधारित, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट आपको जो है बढ़िया तरीके से नोट कर देना आता है, ठीक है ना। एक मित्रों ऐत्रेय ब्राह्मण है, ग्रंथ था ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों जो मतलब कि वर्ण है उनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये आपको बताना है भैया, सब आती है, कैसी बात कर रहे हो कुलदीप कुमार, हिस्ट्री आती है क्या, सब आती है, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन मतलब कि एक एक नंबर यदि आप सोचोगे तो बच्चे बहुत पहले से तैयारी पर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो भैया एक एक सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट, और उसमें भी एक एक क्वेश्चन अपना अलग ही महत्व रखता है। जब फाइनल रिजल्ट आता है ना, जब पता बढ़ती है मैं पॉइंट 3-4 से रह गया, तब उस समय को देखना। तो इसलिए अपने हर सब्जेक्ट को अलग महत्व देते चलना है। ये मत सोचना कि जो है पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आएंगे तो इन्हें तो मैं कर दूंगा, हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आएंगे तो मैं कर दूंगा, साइंस पर ज्यादा ध्यान दूंगा, ये गलत बात है, ठीक है ना। सभी को समान रूप से, जैसे एक माँ के 5 बच्चे हैं ना, तो पांचों को बराबर ही जो है दर्जा दिया जाता है, तो इसी तरीके से ये सब्जेक्ट भी आपके ऐसी समझ लो बच्चे ही हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, सभी आते हैं, तो स्थायी जीवन शुरू हुआ, वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, और वर्ण में ये 4 वो आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो जी मेरे प्यारो, यदि मैं बात करूं, उत्तर वैदिक काल में एक छांदोग्य उपनिषद है,
कौन सा? तो नोट भी करते चलेंगे और समझते भी चलेंगे, क्योंकि टॉपिक भी खत्म करना है आज ये। ठीक है, क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम छांदीय जो उपनिषद है उसमें आश्रमों का वर्णन मिलता है। पहली बात तो होगी मतलब लिख देना उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना। कौन सी काल की बात होगी सर? उत्तर वैदिक काल, ये आपको लिखना है बढ़िया तरीके से। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम सर जी, कौन सी प्रथम की बात है? तो हम बताएंगे सर्वप्रथम एक छांदोग्य उपनिषद होगा। उपनिषदों की संख्या तो आपको पता ही है सर जी, छांदोग्य, ये कर देना छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन है सर जी? क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम, मेरे प्यारों, छांदोग्य उपनिषदों में 3 आश्रमों की, ठीक है ना, उपनिषद में यहां पॉइंट लिख देना है, 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? 3 आश्रमों की जानकारी मिलती है। ये आश्रम क्या है सर जी? जानकारी मिलती है। तो हम बताएंगे भैया आश्रमों की संख्या होती है 4, और चारों में से सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में 3 मिल रहे हैं। कौन कौन से? एक ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है ना। कौन सा होगा? ब्रह्मचर्य आश्रम, अपना लो, ब्रह्मचर्य आश्रम इस तरीके से बोलते हैं ना। दूसरा पूछा जाएगा सर जी गृहस्थ, ठीक है ना, गृहस्थ आश्रम, जो शादीशुदा हो गया, गृहस्थ आश्रम, ये आपको करना होगा। और मेरे प्यारों एक होता है आपका वानप्रस्थ आश्रम। कौन सा? वानप्रस्थ आश्रम, इस तरीके से लिख देंगे, वानप्रस्थ आश्रम। आश्रम कर दूं तो ये 3 जो आश्रम हैं जो व्यक्ति के जीवन से संबंधित हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा जो आश्रम है वो सन्यासी जो आश्रम है, वो सर्वप्रथम सन्यासी जो आश्रम की बात है जाबलो उपनिषद में मिलता है। कौन से में सर जी? जाबलो उपनिषद में। लाइव क्लास में रिप्लाई नहीं कर पा रहा 2 दिन से, मैसेज कर प्लीज सर। एक बात और मैं बता रहा हूं आपको मोहित भैया, जितने भर भी बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं पहले ही जब स्टार्टिंग हुई थी क्लास तो मैंने पहले ही बोला था कि आपकी जो कमेंट्स हैं वो मात्र मुझे दिखाई देंगी, अन्यथा किसी भी, ना तो बच्चे को दिखाई देंगी और किसी को ना दिखाई देंगी, मात्र टीचर तक आपकी कमेंट्स जरूर पहुंचेगी। तो मैं कहूंगा, दोबारा कह रहा हूं, तो कोई भी जो है क्लास में इस तरीके की डिस्टर्बबाजी फिर ना करेगा। आपकी कमेंट्स टीचर तक आती हैं सभी की सभी, ठीक है ना। रिप्लाई आप करते हो वो हम तक पहुंचती हैं, लेकिन और किसी बच्चे को नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि इससे डिस्टर्बेशन होता है। तो इसलिए जो है कमेंट्स मात्र टीचर तक आएंगी, तो आप अपने क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलो जी, ये आगे पॉइंट समझ में? हाँ जी सर, नोट कर लिए? चलो, अरे कर लिए ना? कर लिए। मित्रों, उत्तर वैदिक काल जब स्टार्ट हुआ तो महिलाओं की जो स्थिति में गिरावट आई है। क्या यह सर जी जो महिलाओं की जो स्थिति है उसमें गिरावट आ गई? कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। जो ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति थी वो मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या है भैया, अब गिरावट आ गई है उत्तर वैदिक काल में, ये आपको बताना है, ठीक है ना। और यदि मैं बात करूं, एक सतपथ ब्राह्मण है, कौन सा ब्राह्मण होगा? सतपथ ब्राह्मण होगा। और आपको पता होगा, कह रहे हैं सर जी उत्तर वैदिक काल में कल करकुक टैक्स को क्या कहा जाता? बलि कहा जाता था भैया, ठीक है ना। एक वैदिक काल में मतलब कि बलि कृषि उपज के रूप में, हिस्से के रूप में, मतलब कि वसूला जाता था, तो बलि बता देंगे, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आएंगे भी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, मैं एक सेकंड लिखना है। सतपथ ब्राह्मण में इस काल में अनेक विदुषी महिलाओं का उल्लेख किया गया है। जैसे कि यदि मैं बात करूंगा, कौन सी होगी? गार्गी मैत्री, ठीक है ना। तो इस काल में यही लिख दूंगा गार्गी। कौन सी होगी सर जी? तो हम बताएंगे गार्गी, ये आपको लिखना है। गार्गी नाम सुना होगा। और एक होगा मैत्रेय, ठीक है ना। एक क्या होगा? मैत्रेय, ठीक है ना। विदुषी महिलाओं का, ठीक है, क्या है सर जी? विदुषी महिलाओं का उल्लेख, ये आप बताएंगे, विदुषी महिलाओं का उल्लेख। महिलाओं का क्या होगा सर जी? विदुषी महिलाओं का, इस तरीके से लिखेंगे, महिलाओं का उल्लेख। किसमें? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना, किया गया है। वो भी किसमें?
शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। तो ये आपको बता देना है, गार्गी, मैत्रेयी, विदुषी, गार्गी, मैत्रेयी जो विदुषी महिलाएं, इनका उल्लेख मिलता है आर्यभाषण में। ये भी कौन सा होगा, शतपथ ब्राह्मण होगा। और ये आपको करना है बढ़िया तरीके से। चलो, यदि मित्रों एक और बात होगी उत्तर वैदिक काल की, एक गोत्र शब्द आपने सुना होगा, आप कौन से गोत्र से हैं, तो गोत्र की बात है। तो गोत्र जो प्रथा थी, आता है क्वेश्चन की गोत्र प्रथा, ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुई। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। गोत्र प्रथा कौन से काल में, तो हम बताएंगे उत्तर वैदिक काल में। कौन सी काल की बात है सर जी, गोत्र प्रथा कौन से काल में, उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुई, हम बताएंगे बड़े सुंदरता के साथ। यदि क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, आएगा क्वेश्चन क्या कि गोत्र प्रथा किस काल में स्थापित हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल में। और मेरे प्यारो, उत्तर वैदिक काल के जो गोपथ ब्राह्मण में किन दो विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, तो हम बताएंगे गार्गी व मैत्रेयी। और इस उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ है सर जी, गिरावट आई है, ये भी हम बताएंगे, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट होगा, तो निश्चित तौर पर आपको जो है बताना होगा। अब कुछ शब्द होंगे वैदिक कालीन, ठीक है ना, शब्दावली, ये हम बोलेंगे कौन सा सर जी, वैदिक कालीन, हेडिंग ही डाल देना है, वैदिक कालीन शब्दावली। और ये यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनता ही बनता है। वैदिक कालीन शब्दावली में सर जी, वैदिक कालीन ये शब्दावली कैसी होगी, तो एक तरफ डाल देंगे वैदिक शब्द, ठीक है ना, कौन सा शब्द होगा, वैदिक शब्द, इस तरफ डाल देना है। और एक तरफ डाल देंगे वर्तमान शब्द। वैदिक काल में उस शब्द, वर्तमान शब्द जो था वैदिक काल में, उसे क्या कहा जाता था। तो यदि मैं आपसे बात करूंगा सर, आपने पढ़ा होगा गोधूम, वैदिक काल में गोधूम किसे कहा जाता था, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बताएंगे सर, गेहूं को कहा जाता था। आर्यभाषण में आता है कि उत्तर वैदिक काल में गोधूम किसे कहा जाता था, तो आप बताएंगे सर जी, गोधूम तो गेहूं को कहा जाता था। ब्रही, व्रही जन कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर वैदिक काल में ब्रही, इस तरीके से लिखना है, ब्रही जो है ये किसे कहा जाता था सर, धान को कहा जाता था। ये आता है क्वेश्चन, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्रही जन कितनी बार पूछा गया है, तो आप बताएंगे, ठीक है। एक होगा सर जी, तीसरा तंदुल किसे कहा जाता था, यदि तंदुल की बात होगी तो चावल बताएंगे। और ब्रही धान के लिए, और जबकि धान चावल को ही बोले हैं, लेकिन यह तंदुल चावल के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। तंदुल की यदि बात होगी तो चावल आपको बताना होगा। यब, यब, ठीक है ना, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया चंदन कुमार यादव जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। यदि यब की बात होगी तो यब हम बताएंगे सर, जौ। यब क्या होगा, तो आप बता देना, यब किसके लिए बोला गया है, जौ को बोला गया है। यदि यब की बात है तो सर जी आप जौ कर देना, ठीक है ना। गवष्टि की बात होगी तो गायों की जो है खोज के लिए, गवष्टि, इस तरीके से लिखना है। गवष्टि किसे बोला गया है, मतलब कि वैदिक जो सभ्यता में गवष्टि जो शब्द है वो गायों की खोज को, ठीक है ना, जो गाय थी ना, गायों की खोज को बोला गया है। किसकी खोज की बात है, तो हम बताएंगे सर जी, गवष्टि बोला गया है गायों की खोज को। ब्रही शब्द धान के लिए, तंदुल चावल, गोधूम गेहूं, ये आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो, तो ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से। गवष्टि गायों की क्या होगी सर जी, खोज होगी, ठीक है। पणी की बात तो होगी सर, पणी जन कितनी बार आ गया, पणी एक तो हम बताएंगे, पणी माने हो गए व्यापारी, एक तो सर जी पणी हो गए, क्या हो गए, व्यापारी। और दूसरा जो पणी जो होगा वो गायों के लुटेरे भी हम बोलेंगे। किसकी बात होगी सर जी, गायों के लुटेरे, इस तरीके से आपको बताना है, लुटेरे, ऐसे कर देना, गायों के लुटेरे, ठीक है। पणी, व्यापारी और गायों के लुटेरों के लिए कौन से शब्द का वैदिक सभ्यता में प्रयोग हुआ है, तो पणी शब्द का आप बताएंगे, ठीक है। उर्वरा की बात होगी सर जी, उर्वरा, यदि मैं उर्वरा की बात बोलूंगा तो जुते हुए खेत, कौन से खेतों की बात है सर, मैंने बताया है जुते हुए खेत या क्षेत्र को क्या बोला था, उर्वरा, आप बताएंगे। गोमत की बात होगी, गायों के जो स्वामी होंगे,
किसकी बात है सर? आप बताएंगे गायों के स्वामी, गायों के जो स्वामी, जो रक्षा करने वाले थे, या गायों की जिनकी गाय हैं उसे बोला गया है गोमत। इस तरीके से आपको बताना है। क्या बोल दिया? गोमत बोल दिया। ठीक है ना? चलो जी। अनस बोलेंगे अनरस बैलगाड़ी को, और कीनास, कीनास लिख देना है हल चलाने वाले को। कीनास की बात होगी तो सर कीनास किसे बोला गया है? हम बताएंगे हल चलाने वाले को। ठीक है, क्या चलाने वाले को? हल चलाने वाले को। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। और ये वो शब्द होंगे जो मतलब हैं तो और बहुत सारे हैं तो बहुत, लेकिन ये वो शब्द हैं जो ठीक है ना, जिनका प्रयोग वैदिक सभ्यता में किया गया, मतलब उत्तर वैदिक काल में या वैदिक कालीन शब्दावली, और आज वर्तमान में मैंने वो लिखवाए हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं। और ये तो जो है गोधुम और ब्रही और पणी, ये तीन चार, और यब, ये तो कई बार ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप इन्हें जो है ठीक है ना करती चलेंगे याद बहुत बढ़िया तरीके से। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में ना? कमेंट्स नहीं कर पा रहा हूं प्लीज भैया। अब मैंने बताइए डाउट ग्रुप भी आपका जो है, यदि डाउट ग्रुप की बात होगी तो वो आपका इवनिंग में 8 बजे से ओपन होगा, 10 बजे तक रहेगा। 2 घंटे में 2 ही मैसेज कर पाओगे, इसलिए। ठीक है, चलो ये यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। अब हेडिंग डालना है प्रमुख दर्शन एवं प्रतिपादक। कौन सी दर्शन की बात है? तो हम बताएंगे प्रमुख दर्शन। इस तरीके से लिख देना है प्रमुख दर्शन एवं, एवं क्या होगा सर जी? प्रतिपादक। ये आपको लिख देना है प्रमुख दर्शन एवं क्या लिखेंगे? प्रतिपादक। ठीक है, चलो। और भारतीय दर्शन का स्रोत या जनक किसे कहा जाता है? उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है सर जी? तो आप बताएंगे 108। ये सभी को पता होगा। अब प्रमुख दर्शन एवं प्रतिपादक, यहां से कोडिंग डिकोडिंग में एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है। यदि मैं बात करूं, एक दर्शन था साख्य दर्शन। एक दर्शन की बात होगी तो सर जी एक दर्शन का नाम सुना होगा, साख्य दर्शन। आपने पढ़ा भी होगा कई बार। ठीक है ना? साख्य दर्शन, इस तरीके से आपको करना है। साख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। और एक आपने नाम सुना होगा योग दर्शन। ये ठीक है ना, आप ही को बताना है योग दर्शन का प्रतिपादक किसे कहा जाता है। ठीक है, साख्य दर्शन। और इसी के साथ यदि मैं आपसे बात करूंगा सर जी न्याय दर्शन, कौन सी दर्शन की बात है? न्याय दर्शन का प्रतिपादक किसे कहा जाता है, ये भी आपको बताना है। एक कई बार पूछा गया वैशेषिक दर्शन, कौन सा होगा सर? वैशेषिक, इस तरीके से लिखना है वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक। वैशेषिक दर्शन की बात होगी तो इसका प्रतिपादक आप ही को बताना है। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा का प्रतिपादक भी आप ही को बताना है सर। पूर्व मीमांसा का प्रतिपादक। और एक हमसे पूछा जाता है सर जी उत्तर मीमांसा, कौन सा? उत्तर मीमांसा। ये दर्शन होंगे और इनके प्रतिपादक आप ही को बताने हैं। साख्य दर्शन का तो जन कितनी बार हमसे पूछा जा चुका है, साख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कोई बताएगा मुझे? साख्य दर्शन के प्रतिपादक बता दो, कोई भी बता दो साख्य दर्शन के। ठीक है ना, बताओगे साक्य दर्शन का? संडे को क्लास नहीं है, साक्य दर्शन का बताओ तुम जल्दी से। पतंजलि होंगी ना? कपिल मुनि कर देना है। साक्य दर्शन का यदि मैं प्रतिपादक बताऊं तो आप सर जी कपिल मुनि करेंगे। साक्य दर्शन का यदि आएगा साक्य दर्शन का प्रतिपादक कौन होगा तो हम बताएंगे कपिल मुनि होगा। और भारत का सबसे प्राचीन दर्शन स्रोत भी है ये। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीन सर जी किसकी बात है, तो हम बताएंगे भारत का सबसे प्राचीन, सबसे क्या है, सबसे प्राचीन दर्शन स्रोत, सबसे प्राचीन दर्शन स्रोत कौन सा है? तो आप बताएंगे सबसे प्राचीन दर्शन स्रोत सर जी इसका नाम तो होगा साक्य दर्शन। क्वेश्चन आए कि भारत का सबसे प्राचीन दर्शन स्रोत, तो साक्य दर्शन। योग दर्शन की बात होगी तो सर जी आप पतंजलि बता देना। योग दर्शन का प्रतिपादक यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा योग दर्शन पतंजलि। और विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन होगा सबसे। अब योग की बात है तो विश्व की बात है, और विश्व में ठीक है ना, विश्व में सर्वाधिक
ये लिख देना है। क्वेश्चन आएगा विश्व में सर्वाधिक प्रचारित, ठीक है ना, किसकी बात है सर? हम बताएंगे विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन, ठीक है ना, भारतीय दर्शन। और नाम क्या होगा सर जी? 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है, भारतीय दर्शन स्रोत है और पूरे विश्व में ही मनाया जाता है। इसलिए विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन स्रोत कौन सा है? योग दर्शन आप बताएंगे। क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, तो आपको बताना है, निश्चित तौर पर बताना है। यदि न्याय दर्शन की बात करूं मैं, तो सर आप गौतम बता देना। न्याय दर्शन की बात होगी तो हम गौतम बताएंगे, ठीक है। वैश्विक दर्शन की बात है तो सर कणाद आपको लिख देना है। क्या कणाद या उलुक भी हम बोलेंगे, वैश्विक दर्शन की बात होगी। पूर्व मीमांसा सर जी जैमिनी हम बताएंगे। पूर्व मीमांसा की बात होगी तो सर जैमिनी आपको बताना है। और उत्तर मीमांसा की बात होगी तो बादरायण। कौन सा? बाद रायण, ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे, बादरायण, ठीक है। यदि क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है और आता भी है निश्चित तौर पर, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि भारत का सबसे प्राचीन दर्शन स्रोत है। योग दर्शन पतंजलि विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन स्रोत। न्याय दर्शन गौतम, वैश्विक दर्शन कणाद उलुक, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण, ये आपको बतानी है, ठीक है। चलो जी, अब एक और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से जवाब तो दिया है। अब कल तो रहेगी, संडे है, ऑफ रहेगा। मंडे को जो चलेगा, देखो यहां तक जो पॉइंट थे, एक दो बच्चे कह भी रहे थे, ठीक है ना, ये एक क्वेश्चन तो आएगा निश्चित तौर पर। और यदि मंडे को आपके चल जाएंगे भाई साहब, धार्मिक आंदोलन, और धार्मिक आंदोलन में जैसे कि मैं बात करूंगा बौद्ध धर्म और फिर उसके बाद जैन धर्म, ठीक है। फिर आपके महाजनपदों की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा और महाजनपदों में जो वंश आए हैं उन्हें पढ़ते हम चलेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आप बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, तैयारी करना है। सर आपका क्या नाम है? अच्छा, नाम ही ना बता तुम्हें, ठीक है। तो मेरा नाम चलो भैया, चार चलो अब कल ही बताऊंगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास है, मैं छोड़नी जो है इस समय पड़ेगी, ठीक है। तो कल एक बार परसों डिस्कस कर लेंगे आश्रमों के बारे में, चिंता करने की जरूरत नहीं है राहुल कुमार जी, आती पहले इसे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट ही होगी, तो बढ़िया तरीके से सभी को बना रहना है। प्रैक्टिस सेट अभी से लगाने स्टार्ट कर देना, मेरी मानो तो, ठीक है। चलो, हाँ, तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। सभी सर बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।